हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास में हमारा बैंकिंग जो चल रहा था उसमें से हमने थर्ड क्लास फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक कंप्लीट किया था। आज टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक और रीजनल रूरल बैंक की चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। और इसके अगले क्लास में यानी कल जो होगा वो फॉरेन बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक की चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आइए चलते हैं कहाँ क्लास में, शुरुआत करते हैं आपकी बैंक की। तो उससे पहले एक इंफॉर्मेशन क्या भैया कि आपको अगर आपको ये नोट्स चाहिए, मैं क्या करता हूँ सारा नोट्स यहाँ पे डाल देता हूँ। तो वो कहाँ है सर? नेट वाला भैया का फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां जाइए, इसको ज्वाइन करिए और वहां पे यार नोट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी आ रही तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। आइए सबसे पहले क्या टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए ऑलरेडी हमने बैंक्स के टाइप समझ रखा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो ये सारी चीजें समझ रखा है। तो उसका एक ओवरव्यू लेके फिर हम यहां से शुरू करते हैं ताकि आपको वो सारा चीज एक बार रिवाइज हो जाए, है ना। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं बेसिकली, वैसे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी एक बार शुरू देख लीजिएगा। मैंने बोला कमर्शियल बैंक जो डिफाइन किया जाता है ना दो तरीके से, कौन कौन सा? एक शेड्यूल्ड और एक नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड हैं, ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो भैया आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड नहीं है, किसमें? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। तो भैया आरबीआई में जो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, आरआरबीज और फॉरेन बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड में जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो कवर करेंगे प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक्स और आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक बैंक में तो बहुत सारे बैंक है, तो उसमें बेसिक समझते हैं, रीजनल रूरल बैंक को और डिटेल में आज समझेंगे, है ना। चलिए तो आइए, तो वैसे देखिए प्राइवेट बैंक कौन सा बैंक होते हैं? जो मेजॉरिटी शेयर्स प्राइवेट सेक्टर का होता है। पब्लिक बैंक होते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स गवर्नमेंट का होता है। मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स कहने का मतलब 51% कम से कम शेयर होना चाहिए किसका? जिस पर्टिकुलर एंटिटी का। जैसे अगर प्राइवेट का है तो प्राइवेट का 51% हो, और अगर पब्लिक का है तो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट का 51% हो, है ना। उसी तरह से रीजनल रूरल बैंक होते हैं, वो इसको गांव का बैंक कहा जाता है। बेसिकली गांव में जितने फंक्शन होते हैं ना, छोटे छोटे फार्मर्स के लिए, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, ये जो सारे बैंक जो बड़े बड़े बैंक प्रोवाइड करते हैं वही गांव के लेवल पे आरआरबीज प्रोवाइड कराती है। फॉरेन बैंक होता है जिसका हेड ऑफिस कहां होता है? फॉरेन में, और उसका ब्रांच इंडिया में होता है। उसी तरह से कोऑपरेटिव बैंक भी होते हैं, है ना, कोऑपरेटिव जो कुछ लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं किसकी? रीजनल रूरल बैंक की बेसिक चीजों की, है ना। तो क्या कह रहा है देखता है, देखिए कह रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट का एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो अलग अलग स्टेटस में रीजनल लेवल पे ऑपरेट करता है। क्या करता है? गांव पे, रीजनल लेवल पे, क्षेत्रीय लेवल पे ऑपरेट करता है। मेन एम क्या कहता है? मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आरआरबी इज द आरबीआई एंड नाबार्ड। आरबीआई और नाबार्ड इसका क्या है? मेन रेगुलेटरी बॉडी है जिसके तहत ये रेगुलेट होता है। एक बात और पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जाम में कि भैया ऑनरशिप और स्पॉन्सरशिप क्या होता है, और आरआरबी का कितना किस हिसाब से बैंक ओपन होता है। तो जब भी कोई आरआरबी रीजनल रूरल बैंक ओपन होती है तो उसमें 50% जो हक होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 35% जो हक होता है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है, और 15% जो होता है वो स्टेट के गवर्नमेंट का होता है। तो भैया स्पॉन्सर बैंक मतलब वो बैंक जिसके स्पॉन्सर करने की वजह से कोई रीजनल बैंक ओपन हो जाता है। बात समझ में आया? जी सर। उसके साथ साथ हिस्ट्री क्या है आरबीआई का? बेसिक है, कह रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर में बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज देने के लिए आरआरबी को लाया गया था। क्यों लाया गया था भैया? आपके बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी जो एग्रीकल्चर लेवल पर गांव में उसको फैसिलिटीज देने के लिए रीजनल रूरल बैंक्स लाया गया। इसके लिए 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस पास हुआ। कब पास हुआ? 26 सितंबर 1975 को ऑर्डिनेंस पास हुआ, और आरआरबी एक्ट 1976 को आया। मतलब पहले ऑर्डिनेंस पास हो गया फिर उसके बाद एक्ट आया। उसी बात का बोल रहा है कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन से 2 अक्टूबर 1975 को 5 आरआरबी को सेटअप किया गया। ठीक है, 26 सितंबर 1975 में ऑर्डिनेंस पास हुआ और उसके बाद 2 अक्टूबर को 5 आरआरबी का सेटअप किया गया इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम में। तो ये बेसिक चीजें थी। आइए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जिसमें हम टंडन कमेटी के बारे में भी टोटल डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, है ना। ये आपको नोट डाउन करने के लिए बेसिक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए
टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो पहला क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर द बैंक्स हुज मेजॉरिटी ऑफ स्टेक्स आर हेल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक है जिसका आधा से ज्यादा शेयर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। द गवर्नमेंट इज इन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग ऑल द फाइनेंशियल गाइडलाइंस फॉर दिस बैंक्स। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सारे चीजों के लिए, क्या फाइनेंशियल गाइडलाइंस को पास करने के लिए। कह रहा है दीज बैंक्स वर्क अंडर द गवर्नमेंट एंड दस दे आर ट्रस्टवर्दी। तो बोल रहा है बैंक जो है वो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, इसलिए ये बैंक क्या होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। Public sector banks work for the benefit of the people by introducing new schemes from time to time and also charge less for their services। तो बोल रहा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं ना वो पब्लिक टू दी सोसाइटी, या बोल सकते हैं उसको सोसाइटी टू दी पीपल के लिए काम करते हैं, बेनिफिट टू द पीपल के लिए काम करते हैं ना भैया, लोगों को जितना से ज्यादा बेनिफिट हो सके, इसलिए वो टाइम टू टाइम पर नई नई स्कीम्स लाते रहते हैं ताकि उनका भला हो सके। और प्राइवेट की अपेक्षा में इसका चार्ज भी क्या होता है, कम होता है। कह रहा था चार्जेस ऑन लोन्स आर आल्सो लेस एज कंपेयर टू द प्राइवेट सेक्टर बैंक। देख लो ये तो मैंने पहले बताया कि भैया प्राइवेट सेक्टर से कम इसका लोन वगैरह पे जो भी चार्जेस होता है वो कम होता है। कह रहा था बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा बैंक अभी कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो कह रहा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द बैंक whose stakes are held by the private companies or may be by an individual। अब बोल रहा है भैया कोई एक इंडिविजुअल के पास स्टेक हो पूरा बैंक का या कोई कंपनी के पास हो, जैसे LIC ने IDBI का मेजोरिटी शेयर्स खरीद लिया तो IDBI क्या बन गई, प्राइवेट बैंक बन गई जी। RBI ने बोला था ना, ये हिस्ट्री ऑफ बैंक में मैंने पढ़ा रखा है, अगर नहीं देखा लेक्चर तो जाके देखिए, सेकंड नंबर लेक्चर होगा वो। चलिए कह रहा डिस्पाइट बीइंग ओन्ड बाय द प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल these banks have to follow the rules and regulation of central banks। बोल रहा भाई साहब अपना बैंक का रूल रेगुलेशन के अलावा इसको RBI का गाइडलाइंस को भी फॉलो करना पड़ता है। सेंट्रल बैंक कौन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। These banks provide good services and are efficient। बोल रहा जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो अच्छी सर्विसेज देते हैं। कह रहा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स प्रोवाइड न्यूमरस एक्सेलेंट सर्विसेज बट एट एडिशनल कॉस्ट। कुछ ज्यादा ही सर्विस देते हैं लेकिन उसके लिए एडिशनल चार्ज भी करते हैं। अब जो तीसरा कमर्शियल बैंक है वो है रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs, है ना। इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं, आइए क्या कह रहा है। कह रहा है रीजनल रूरल बैंक्स आर इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक दैट ऑपरेट एट द रीजनल लेवल इन सेवरल स्टेट्स। तो बोल रहा भैया शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक ही है, ठीक है, क्षेत्रीय लेवल पर परफॉर्म करता है अपने अपने, जैसे अगर आप कलकत्ता से हैं तो कलकत्ता ग्रामीण बैंक, अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है, कर्नाटका से है तो कर्नाटका बैंक। इस तरीके से रीजनल बैंक शुरू होती है ना, ऐसा ही बनता है वो। कह रहा दीज बैंक्स आर ओन्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और ये सब सारे बैंक किसके द्वारा होते हैं, ओन्ड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ओन्ड होते हैं। दे वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द रूरल कम्युनिटीज। इसके लिए बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज जो होते हैं ना उनके लिए प्रोवाइड करते हैं, क्या किनके लिए, रूरल क्षेत्र में गांव के लोगों के लिए ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कह रहा आरआरबीज ऑन द अदर हैंड हैव अर्बन ब्रांचेस। देखो आरआरबी के पास ऐसा नहीं कि वो गांव में रहते हैं, अर्बन में ब्रांच होता है, लेकिन छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए आरआरबी जो है अर्बन में भी काम करती है। चलिए कह रहा था ऑपरेशन टेरिटरी इज लिमिटेड टू द एरिया नोटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ऑपरेशन बोला काम करने का जो उसका क्षेत्र होता है जितना इंडियन गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उतना ही दूर तक वो काम कर सकता है। विच इंक्लूड्स वन और मोर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। बोल रहा है जो इंक्लूड होता है कहाँ, एक क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट के, जैसे मान लो कोई एक डिस्ट्रिक्ट है उसी क्षेत्र में या फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट में, उससे ज्यादा नहीं। कह रहा आरआरबी परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ टास्क। आरआरबी बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, काम करता है, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। तो बोल रहा है इसके साथ साथ क्या जो बैंकिंग सर्विस है रूरल एरिया में और सेमी अर्बन एरिया में वो भी देता है। कैरिंग आउट द गवर्नमेंट ऑपरेशन सच एज, गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को भी लेके चलता है, सच एज मनरेगा, डिसबर्सिंग मनरेगा। मनरेगा का सारा वेजेस कौन देता है, यही है ना आरआरबी। एंड प्रोवाइडिंग पारा बैंकिंग सर्विसेज सच एज लॉकर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड यूपीआई सर्विस। तो अदर बैंकिंग फैसिलिटीज जो सारे लोगों को मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, है ना, वो सारा फैसिलिटीज आरआरबी भी देता है। क्या बोल रहा है, कह रहा था आरबीआई एंड द नाबार्ड द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ आरआरबी। आरबीआई और कौन है, नाबार्ड क्या है, मेन रेगुलेटरी बॉडी है किसका, आरआरबी का।
चलिए कह रहा जस्ट लाइक द अदर कमर्शियल बैंक की तरह द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक कंप्राइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई साहब जिस तरह से नॉर्मल बैंक है ना उस तरह से ये भी बैंक है, इसमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, इसमें भी चेयरपर्सन होते हैं, इसमें भी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, मैनेजर होता है, रीजनल मैनेजर होता है और असिस्टेंट स्टाफ्स होते हैं। तो है तो आखिर बैंक ही है ना, घर में बन जाओ या फिर बड़े में बन जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई मीन मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि आप छोटे लेवल पे देख लो या फिर बड़े लेवल पे देख लो, इसलिए मैंने घर और बाहर का एग्जांपल दिया। चलो ऑनरशिप और स्पॉन्सरशिप, कितना ऑनरशिप और कितना स्पॉन्सरशिप मिलता है। देखिए कह रहा था ऑनरशिप ऑफ शेयर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इन इंडिया इज डिवाइडेड अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सरिंग बैंक। तीन लोग यानी तीन ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हैं तीन तरह के शेयर्स डिवाइड किए जाते हैं तीन तरह के गवर्नमेंट में, दो तरह के गवर्नमेंट और एक बैंक में, एक स्पॉन्सर बैंक में। तो भैया कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15%, 35% स्पॉन्सर बैंक, जो बैंक किसी रीजनल एरिया में खोलना चाहता है वही बैंक। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट 50, स्पॉन्सर 35 और स्टेट गवर्नमेंट 15। द स्पॉन्सर बैंक हेल्प द ग्रोथ ऑफ एन आरआरबी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स एंड स्टाफ ऑन ऑफ एन आरआरबी। जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो क्या करता है, वो जिस क्षेत्र में उसका आरआरबी का ब्रांच खोलता है वहां पे उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। and the providing management consultants to the bank for a minimum period of 5 years। और management consultations भी provide कराता है 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए। अब आ जाइए हिस्ट्री ऑफ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक के हिस्ट्री की बात करते हैं। सवाल पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है टू प्रोवाइड एडुकेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर्स, regional rural banks were founded under the requirements of ordinance passed of September 26, 1975 and the RRB Act 1976। तो भैया बोला एडुकेट बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चर और अदर रूरल सेक्टर में जो रीजनल रूरल बैंक को फाउंड किया गया है ना, कब सर 26 सितंबर 1975 को, और 1976 में इसका एक्ट बना। कह रहा है एज ए कंसीक्वेंस आगे ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी ऑन द रूरल क्रेडिट, नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे 5 आरआरबी वर एस्टैब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 2, 1975। बोल रहा है 2 अक्टूबर 1975 को क्या है जो भी है, ठीक है, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था क्या, 5 बैंक एस्टैब्लिश हुए थे आरआरबी, है ना, ड्यूरिंग इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के वक्त में। द गोल वाज टू ब्रिंग रूरल इंडिया इनटू इकोनॉमिक मेन स्ट्रीम। तो क्या पर्पस था कि जो रूरल इंडिया है उसको इकोनॉमी के मेन स्ट्रीम में लाया जाए। एज ए रूरल इंडिया अकाउंटेड फॉर रफली 70% ऑफ द पीपल। बोल रहा है रूरल इंडिया ऐसे भी 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का आपका क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलिए कह रहा था फर्स्ट आरआरबी वाज प्रथमा बैंक। कौन सा पहला आरआरबी कौन सा था, प्रथमा बैंक था, which had its headquarter in मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। कहां था, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। और इसको स्पॉन्सर किसने किया था, इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक एंड हैड ए 5 करोड़ अप्रूव्ड कैपिटल। उसके पास 5 करोड़ का अप्रूव्ड कैपिटल भी था। कह रहा है आरआरबी एक्ट 1976 स्टेट द फंक्शन ऑफ आरआरबी टू द प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फार्मर्स, एमएसएमई है ना, लोकल क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियंस फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये सारा लोगों के लिए आरआरबी एक्ट में मेंशन किया गया कि इनको आरआरबी ये सारा लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। कह रहा 25 आरआरबी वर एस्टैब्लिश्ड इन विद इन अ ईयर फ्रॉम द पासिंग दिस एक्ट। जब एक्ट पास हुआ था उसके बाद 25 आरआरबीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसमें 1976 में। And there are currently 43 regional rural banks in India। 43 आरआरबीज हैं पूरे इंडिया में। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी, अब देखिए रिकैपिटलाइजेशन कैसे हुआ था ये भी देखना बहुत जरूरी है। कह रहा है ड्यू टू डिफॉल्टिंग एंड नॉन रिपेमेंट्स ऑफ लोन। भैया पेमेंट क्या हुआ ना, गांव में बैंक खुला, बैंक से लोन ले लिए, किसानों को लोन मिल गया, अब वो पेमेंट किए ही नहीं, तो देखो उसका असर क्या हुआ। कह रहा ड्यू टू डिफॉल्टिंग एंड नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन नहीं हुआ, बैंक ऑफन रन इनटू डेट्स। बैंक क्या चला गया, लगातार आपका ऋण में चला गया, डूबता चला गया। टू प्रिवेंट दिस, इसको रोकने के लिए, तो द गवर्नमेंट एज इट द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन आरआरबीज
इन्वेस्ट कैपिटल इन द बैंक। तो गवर्नमेंट में क्या किया भाई साहब, चूंकि डूबने लगा बैंक तो गवर्नमेंट मेन इसका किसका मेजर था, मेजर शेयर किसका था, गवर्नमेंट का 50%। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर से उसमें इन्वेस्ट किया कैपिटल, किसमें, बैंक में, ताकि वो बचा रहे। और अब बोला गया कि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल टू द रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRR, और हम लोग पढ़ चुके हैं क्या बेसल नॉर्म्स के तहत हम लोग को CRAR है ना, या CAD कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है ना, ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी कि कार, ये हम लोग को रखना पड़ता है हर जगह। देखिए लिखा हुआ है ना, also known as capital adequacy ratio for any scheduled commercial bank which includes RBI is supposed to be 9%। तो अब जो है मिनिमम कैपिटल जो है रिस्क वेटेड एसेट्स का कितना रखना पड़ेगा, 9% रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया भैया, बैंक डूब रहा था उसको बचा लिया, अब बोला 9% मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रखो। और ये किसका रिकमेंडेशन है सर, बेसल नॉर्म्स का है। बेसल नॉर्म्स का रिकमेंडेशन को आरबीआई ने पूरे तरीके से फॉलो किया है। ये हम लोग बेसल नॉर्म्स जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट 4 या 5 चैप्टर में तो और अच्छे से देखेंगे। कह रहा है द बैंक्स अनएबल टू मेंटेन दिस रेशियो हैव टू बी कंसीडर्ड फॉर रिकैपिटलाइजेशन, और इसीलिए बैंक को मतलब क्या वो ये रेशियो जो था बैंक उस समय मेंटेन नहीं कर पाया, इसी वजह से रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। मतलब दोबारा कैपिटल लाके गवर्नमेंट ने जो दिया यही रीजन था कि उसने CAD क्या था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था वो नहीं रख पाए थे। चलिए कह रहा है इन 2009 द कमिटी वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ KC चक्रवर्ती to analyze the situation of RRB, and in 2010 it suggested many measures to increase the capital of risk weighted assets CRAR, one of them being recapitalization of the bank। और इसमें से कैसी कमेटी है ना, उसके बाद एक रिकमेंडेशन दिया गया था 2009 में, जिसको बहुत सारे बैंक्स ने एक्सेप्ट किया। The government was supposed to release 1100 crore in 2010, 11-12 for this purpose। गवर्नमेंट ने कितना रिलीज किया था भैया, 1100 करोड़ रिलीज किया था, 10-11 और 11-12 में। But the state government and the sponsor bank also have to release an amount proportional to the shares by the। देखो यार ये कह रहा है ना कि देखो रेशियो बैंक जब आरआरबी शुरुआत होती है तो 3 लोग मिलकर शुरू करते थे, 15% स्टेट का, 35% स्पॉन्सर बैंक का और बाकी 50% सेंट्रल का। तो जब भैया लॉस भी होगा तो तीनों मिलकर ये करेंगे ना, उठाएंगे ना। तो इसीलिए जब 1100 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया तो वो स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ा। कह रहा था गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द नाबार्ड स्टार्टेड अ कॉर्पस बिल्डिंग फंड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ स्टाफ ऑफ आरआरबी विद द इनिशियल कॉर्पस ऑफ 100 करोड़। 100 करोड़ से इन्होंने एक स्किल आरआरबी के एम्प्लॉय को स्किल सिखाने के लिए इसकी शुरुआत करी नाबार्ड के साथ मिलके। कह रहा है क्या, इन 2020 द गवर्नमेंट अनाउंस द कंटिन्यूएशन ऑफ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ आरआरबी, और गवर्नमेंट ने फिर अनाउंस किया कि भैया रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा आरबीआई का, और इट हैज रिजर्व 1340 करोड़ विल रिलीज 670 करोड़ आउट ऑफ द फंड ऑफ द सेम। 1340 करोड़ की बात किया गया, जिसमें से बोला 670 करोड़ हम क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना हिस्सा दे देगा, बाकी जो है सेम जो कंडीशन होगा 15% स्टेट और 35% स्पॉन्सर बैंक भी देगा। तो रिकैपिटलाइजेशन का डिसीजन फिर 2020 में भी लिया गया। अब अमलगमेशन कैसे हुआ ये देखिएगा, कैसे अमलगमेशन होता है रीजनल रूरल बैंक का। बहुत सारे बैंक से बहुत कम 43 बैंक बचा कैसे करंटली में, उसको पढ़िए। कह रहा था मर्जिंग ऑफ 2 और मोर बैंक्स टुगेदर इज नोन एज अमलगमेशन, ये तो बात पता है हमको। इन 1990 मोर देन 190 आरबी एग्जिस्टेड, 1990 में 190 से ज्यादा आरआरबी एग्जिस्ट कर रहा था। द अमलगमेशन ऑफ दीज बैंक्स वर डन इन अ फेज वाइज मैनर। इन जनवरी 2013 25 आरआरबी वर मर्ज इनटू 10 बैंक्स, 10 बैंक में 25 आरआरबी को मर्ज कर दिया, रिड्यूसिंग नंबर टू 67 इन द फर्स्ट फेज। पहला फेज में 67 बैंक बचा, एंड इट वाज द फर्दर रिड्यूस्ड टू 56 बैंक्स इन मार्च 2016, और 2016 में मार्च में 56 बैंक बचा इन द सेकंड फेज, और थर्ड फेज में वो रिड्यूस होकर 43 बैंक बच गया। तो अभी 43 कितने हैं हमारे पास, 43 आरआरबी अवेलेबल हैं। अब देखो फंक्शंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं। क्या है फंक्शंस, फंक्शन ऑफ आरआरबी। पहला एक्सेप्ट डिपॉजिट, यार भाई साहब सबको पता है पैसा लेता है तो लोन देता है, बात समझ सिंपल है। कह रहा आरआरबी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स हु होल्ड एन अकाउंट इन द बैंक, ये बात बिल्कुल पता है कि भैया अगर तुम्हारा अकाउंट होगा आरआरबी में, ग्रामीण बैंक में, तो भैया तुम पैसा भी ले सकते हो और लोन भी ले सकते हो। डिपॉजिट कैन करंट और सेविंग दो में, फिक्स और रिकरिंग, चारों अकाउंट होते हैं, चारों अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लोन का एक्सटेंशन करा सकते हो। आरआरबी एक्ट ऑफ द स्टेट, आरआरबी कैन एक्सटेंड लोन एंड क्रेडिट सर्विस टू द प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया कि भैया पहले इसको लोन देना है बाद में फिर किसी को देना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और भी बहुत सारे अलाइड सेक्टर्स हैं उसके साथ में।
कह रहा द लोन टू दिस सेक्टर आर क्लासिफाइड अंडर पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एंड द आरबीआई अनाउंस्ड द कवरेज आर आरबी पीएसएल फ्रॉम 1997। आइए, कह रहा प्रायोरिटी सेक्टर कंप्राइज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर कौन कौन आ रहा है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन, आर्टिशियंस, लोकल ट्रेडर्स, मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेसमैन, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी विच नीड्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इन सारे लोगों को पहले देना है, फिर बाद में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा 75% ऑफ टोटल बैंक क्रेडिट हैज टू प्रोवाइडेड द प्रायोरिटी सेक्टर। अच्छा 75% जो पैसा है वो ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को जाएगा, और बाकी उसके बाद बोल रहा है आउट ऑफ दिस क्रेडिट 10% हैज टू बी गिवन द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और 75% के बाद 10% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको लोन जाएगा, और फिर 15% बचेगा, तो सब में जो बचेगा सब उसको दिया जाएगा। तो पहले प्रायोरिटी, फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और फिर जाके ऑलमोस्ट जो बचा सबको। कह रहा है शॉर्ट टर्म लोन ऑन द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एक्सटेंडेड बाय these banks to the priority sector. RRB cannot however extend large or long term loans to RRB शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं देता। वेज डिसबर्समेंट देखिएगा, अब वेज मतलब वही आरआरबी को जो देता है ना, आरआरबी वाले को वेज, आरआरबी बोल रहा हूँ यार, मनरेगा वाले जो काम करते हैं उसको वो क्या करता है सर, वो सारे वेजेस भी प्रोवाइड करने का काम आरआरबी करता है। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सारे लोगों के तहत जो भी वेजेस होते हैं वो कहां से मिलता है सर, आरआरबी से मिलता है। ठीक है, द पेंशन प्रोवाइड बाय द पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। अच्छा, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम के तहत जो पेंशन मिलना होता है वो भी इसी बैंक से जाता है। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ आरआरबी, वो प्राइमरी फंक्शंस में आ जाते थे, अब चौथे नंबर पे सेकेंडरी फंक्शन है। सेकेंडरी फंक्शन में वो सारा फंक्शंस जो बेसिकली बैंक का काम होता है। Similar to the commercial bank, secondary function of the regional RRB in India are providing agency service और general utility service। वही ATM कार्ड, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, बिल पेमेंट, मनी वायर ट्रांसफर परफॉर्म बाय यूटिलिटी सर्विसेज, ATM, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, लोकल फैसिलिटी। तो मतलब कमर्शियल बैंक वाला जो है वो आरआरबी के लिए सेकेंडरी फैसिलिटीज। समझ में आया जी। अब देखो टंडन कमेटी कब आया था, और 1975 में, और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट भी किया था 1975 में। देखो आया तो था भाई 74 में, उसके बाद उन्होंने जो है 75 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था, और इन्होंने ना बड़ा रिकमेंडेशन दिया था अपने वर्किंग कैपिटल को लेकर। ठीक है, किसको दिया था, वर्किंग कैपिटल को लेकर, और वर्किंग कैपिटल को लेकर इन्होंने रिकमेंडेशन बहुत बड़ा दिया, और बोला कि भैया ऐसा है, इनका कहना था कि ऐसा है, पहले क्या होता था ना, कस्टमर जो थे वो डिसाइड करते थे कि भैया हमको लोन कितना लेना है। मान लो हमको लोन 10 लाख का जरूरत पड़ा, हम बैंक गए, हम बैंक को बोले 10 लाख दो, 10 लाख बैंक उठा के दे दिया, और बैंक भी दे देता था। लेकिन अब क्या करने बोला, ये बोला ऐसा नहीं करना है, आपको ढूंढना, आपको ये पता लगाना है कि क्या वो सच में वो उसी के लिए लोन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसी के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जिसके लिए आपको बताया है, और उसके साथ साथ आपको कुछ परसेंट उसको बोलना है कि भैया तुम खुद से लगाओ, बाकी पैसा हम दे देंगे। और इसी का नाम दिया गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक अमाउंट, है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये काम करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो मेनली देखो, मैं बहुत ज्यादा व्यू नहीं जा रहा, बट इतना जान लो कि इसके आने की वजह से बहुत सारे बैंकों का पैसा बचा था, है ना। और ये जो सिस्टम आया ना कि आप जाके बैंक में लोन लेने जाते हो तो पहले बोलता है कि भैया आपको इतना % देना पड़ेगा, तब हम इतना % आपको लोन देंगे। ठीक है, वो इन्हीं का करामात था। ठीक है, जैसे 2 लाख लोन लोगे तो भाई 50,000 तुमको पहले देना पड़ेगा, फिर तुमको 2 लाख का लोन मिलेगा। ऐसा फंडा था ना वर्किंग कैपिटल के लिए जी। तो इसमें इन्होंने ही कहा था ये चीज। आइए तो क्या है देखते हैं। सम ऑफ की रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी क्या है, नॉर्म्स फॉर वर्किंग कैपिटल। क्या नॉर्म्स दिया देखते हैं। द कमिटी रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिस्टम वेयर banks should determine the working capital limits for borrowers based on their production and sales plans, ensuring that the working capital limits are tied to the actual requirements of the business। ये देखो, ये चीज मैं बोल रहा था अभी एकदम ये बोल रहा था ना कि कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि वर्किंग कैपिटल का लिमिट जो है वो बैंक डिसाइड करे, बोरोवर नहीं। बैंक ये देखे, इंश्योर करे कि क्या वो उसका सेल उतना हैवी या नहीं है, क्या वो उतना प्रोडक्शन कर रहा है भी नहीं कर रहा है, और उस बेसिस पे उसको वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करे, ऐसे उठा के ना दे दे। दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट कह रहा था, कमिटी सजेस्टेड दैट द बैंक शुड अडॉप्ट ए मार्जिन सिस्टम फॉर लेंडिंग टू बोरोवर्स व्हिच वुड इन्वॉल्व असेसिंग द बोरोवर्स ऑन कंट्रीब्यूशन टू द प्रोजेक्ट कॉस्ट, दिस वुड हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यही बात है
कि बोल रहा हम पहले जाते थे बैंक में, जाते थे तुरंत पैसा उठा के ले लेते थे, जितना मांगे दे दिए, लेकिन अब बैंक को ये करने क्या बोला, ये रिकमेंड क्या बोला, ऐसा नहीं मत करो कि भैया जितना मांगा तुम दे दो, ऐसा में नहीं, उसको बोलो भैया कुछ पैसा तो तुम लगाओ, कुछ पैसा लगाओगे तो फिर हम तुमको पैसा और भी दे देंगे। और इसके लिए ये काम करने, इसके लिए 3 मेथड भी बताया गया, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर कभी पढ़ा तो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि असेसमेंट ऑफ क्रेडिट नीड्स, बोल रहा था कमिटी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ थॉरो असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट नीड्स ऑफ द बोरोवर्स कंसीडरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, रीपे कैपेसिटी एंड पर्पस ऑफ द लोन। देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई लोन लेने आ रहा है तुम हवा पानी में मत दे दो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखो कि क्या सच में उसको नीड है कि नहीं है, रीपेमेंट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और उसका लोन लेने का पर्पस क्या है ये देखो। तो ये रिकमेंडेशन किसने दिया, टंडन कमेटी ने। मॉनिटरिंग द एंड ऑफ यूज ऑफ फंड्स, अब बोल रहा भाई साहब जब तक उसके पास पैसा है ना तब तक तुमको मॉनिटर करते रहना है, ऐसा नहीं कि बीच में पैसा लेके भाग गया तुमको पैसा मिला ही नहीं। फिर एक पीरियोडिक रिव्यू, टाइम टू टाइम पे रिव्यू करते रहिए। क्या टंडन कमेटी रिकमेंडेड दैट बैंक शुड कंडक्ट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ क्रेडिट लिमिट्स एंड द टर्म बोरोवर्स टू इंश्योर दैट दे रिमेन एप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट। तो बोल रहा भाई साहब पीरियोडिक रिव्यू कहते रहिए कि उसके पास जो फंड है, क्रेडिट लिमिट है, वो सही अभी भी है या नहीं है, या फिर किसी और जगह यूज कर रहा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद कमेटी आल्सो सजेस्टेड दैट उसका अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दीजिए कि कौन सा जो है स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस के बेस पर देखिए, और फाइनेंशियल कंडीशन बताइए बोरोवर्स का जो उधार लेता है। बेसिकली ये बात कर रहा है एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, कि कौन से एसेट्स है जो नॉन परफॉर्मिंग है और कौन से एसेट जो है परफॉर्मिंग है। तो उसी में ये स्टैंडर्ड डिसाइड है, हम लोग जब एनपीए पढ़ेंगे तो ये स्टैंडर्ड भी आराम से डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, थोड़ी अप्रिसिएशन दिखाओ यार, है ना। चलो फिर मिलते हैं, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।